अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टार्टिंग CFRC लेक्चर्स फॉर रीनल मॉड्यूल। जो आपके रीनल मॉड्यूल के CFRC के टॉपिक्स हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक है टेक एंड रिकॉर्ड डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, CKD, UTI, हीमाचूरिया, यूरिनरी रिटेंशन, BPH और यूरोलिथियासिस। इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आता है तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। देखें, हिस्ट्री का बेसिक फॉर्मेट तो वही रहेगा ना जो आपने पढ़ा है। मैं ऑलरेडी हिस्ट्री के लेक्चर्स, बेसिक हेडिंग्स और क्या क्या पूछते हैं जनरली, वो सारा कुछ ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन डिटेल क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, क्या क्या पूछना है। आई एम पर्टिकुलरली कंसर्न विद दीज सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपने ऐड करनी है या क्या ऐसी चीज़ है जो आपने लाजमी पूछनी है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंट्रोडक्शन एंड रैपिड बिल्डिंग, जिसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस कराना है। आपने कहना मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप मेरे साथ ताउन कीजिएगा, इससे आपकी बीमारी की तशखीस में मदद मिलेगी। तो आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, उसको इंट्रोड्यूस कराया, उससे कॉन्सेंट ले ली, उससे सवाल फिर आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम बायोडाटा। नेम, एज, जेंडर, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, यानी एमरजेंसी में आए थे या OPD में आए थे ऑन फर्स्ट, जब वो आए थे अराइवल। बायोडाटा हो गया। फिर आपने जी लिया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, इन्हीं में से कोई होगी। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट ऑब्वियसली नेफ्रोटिक के साथ तो नहीं आएगा, वो आता है बेसिकली बॉडी स्वेलिंग्स के साथ। तो उसमें फिर पेशेंट आएगा कि जी मेरा पाँव फूल गया, पेट फूल गया, तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। नेफ्रोटिक कभी भी नेफ्रोटिक कह के नहीं आएगा, वो यही कहेगा मुझे बॉडी स्वेलिंग्स है, तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। CKD का पेशेंट किन कंप्लेंट के साथ आ सकता है, हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। UTI का पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मुझे UTI है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वो आएगा या तो उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा डिसयूरिया है, यानी पेन विद यूरिनेशन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, इन कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है। या फ्लैग पेन है या सुप्राप्यूबिक पेन है, वो इस चीज़ के साथ आएगा, तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हीमाचूरिया की हिस्ट्री, ब्लड इन यूरिन, उसकी लेंगे। यूरिनरी रिटेंशन के जी उसको काफ़ी टाइम से यूरिन नहीं आ रहा, तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। BPH में भी यूरिनरी रिटेंशन की ही कंप्लेंट होती है, BPH की नहीं होती। और यूरोलिथियासिस में भी यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेंट होती है या बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेंट होती है। सो वो भी ऊपर वाली चीज़ों में कवर हो जाती है। सो बेसिकली आपने मेजरली किन चीज़ों की हिस्ट्री लेनी है? बॉडी स्वेलिंग की, ठीक है, हीमाचूरिया की, पेन की, पेन फ्लैग में भी हो सकती है, ब्लैडर में सुप्राप्यूबिक पेन भी हो सकती है। पेन की हिस्ट्री बिल्कुल सेम होगी, वही चीज़ें जो आपने पेन में ऑलरेडी पढ़ी हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन की हिस्ट्री। ठीक है, बस यही 4 मेन कंप्लेंट्स हैं जिनकी आपने हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये अब आ जाते हैं स्पेसिफिक हिस्ट्री पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो वो किन कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है। और सबसे पहले तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी इसके अंदर एक चीज़ तो होगी कि पेशेंट को प्राइमरी जो पैथोलॉजी अंदर चल रही है ना, उसकी वजह से होता है प्रोटीन यूरिया। और एक प्रोटीन यूरिया की हमने रेंज सेलेक्ट की है कि इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहेंगे और उसमें मल्टीपल सिम्टम्स अपीयर होंगे। ठीक है, वो रेंज क्या है? ग्रेटर देन 3.5 ग्राम प्रोटीन यूरिया पर डे के हिसाब से अगर होगा तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को साथ में ये सिम्टम्स होंगे बाकी, तो हम उसको कहेंगे कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अगर सिर्फ उसको प्रोटीन यूरिया है और बाकी सिम्टम्स नहीं है तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं कहेंगे, हम नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कहेंगे। ठीक है, बाकी सिम्टम्स क्या है? हाइपोएल्बुमिनीमिया, ऑब्वियसली प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन जा रही है, तो प्राइमरी प्रोटीन जो जा रही होती है ना वो एल्ब्यूमिन होती है, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड का जो है वो कम हो जाता है। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो ब्लड जो है उसको प्रोटीन ने बाउंड करके रखा हुआ था वेसल्स के अंदर, अब वो प्रोटीन नहीं है तो वो ब्लड प्लाज्मा जो है वो कहाँ जाएगा? वेसल से बाहर। वेसल से बाहर क्या है? इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में फ्लूइड बढ़ जाएगा एंड दैट कैन लीड टू एडीमा। सो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद एडीमा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की फॉर्म में हो सकता है, पीडल एडीमा की फॉर्म में हो सकता है, एसाइटिस की फॉर्म में हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन की फॉर्म में हो सकता है। एडीमा की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो वो उस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। दूसरी कंप्लेंट क्या होगी? डिसलिपिडीमिया। ये कंप्लेंट नहीं होगी पेशेंट की, ये होगी जब आप उसकी लैब्स कराएंगे ना तो आपको लिपिड ज़्यादा मिलेंगे। लिपिड ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि जब प्रोटीन लॉस हो रहा होता है ना तो लिवर जो है ना कंपनसेटरी तौर पे लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ा देता है। जब वो सिंथेसिस बढ़ा देता है तो लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें बढ़ गई ब्लड के अंदर, लेकिन प्रोटीन तो एक्सक्रीट हुए जा रही हैं, तो अल्टीमेटली लिपिड जो हैं वो अनकंट्रोल्ड बढ़े जा रही हैं, जिसकी वजह से हाइपर लिपिडीमियाज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में सबसे पहले पेशेंट आएगा एडीमा या बॉडी स्वेलिंग्स के साथ। अब बॉडी स्वेलिंग्स की आपको अभी इनिशियली नहीं पता कि पेशेंट आपके पास आया है वो कह रहा है मुझे एडीमा है। अब एडीमा की वजह सिर्फ रीनल सिस्टम नहीं है,
और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से एडीमा हो सकता है। लिवर की वजह से हो सकता है, किडनी की वजह से हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, बड़ी सारी रीजंस है। तो जब आपने हिस्ट्री लेनी है ना, अभी आपको डायग्नोसिस नहीं पता तो आपने जनरल हिस्ट्री लेनी है, हर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर आपको ये पता होगा, आपका बेसलाइन नॉलेज अच्छा है कि एडीमा इन वजह से हो सकता है, तो फिर आपने उन वजूहात के क्वेश्चन पूछने होते हैं पेशेंट से। तो हम जो है वो सारे सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीनल सिस्टम रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। तो ये बेसलाइन नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि अब रीनल सिस्टम आपको पता होगा कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि जब रीनल सिस्टम ख़राब हो तो क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से एडीमा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आप फिर सवाल पूछेंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो अगर पेशेंट को और प्रोटीन लॉस हो रहा हो तो एडीमा हो सकता है। अब उसमें कंप्लेंट्स क्या होंगी, जब प्रोटीन लॉस होता है तो क्या होता है, यूरिन में क्या आप पूछ सकते हैं, यूरिन में झाग प्रोड्यूस होती है। तो आप पेशेंट से पूछेंगे आपको झाग तो नहीं आती यूरिन के अंदर, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, अभी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फ्रॉदी और बबली यूरिन, प्राइमरी चेंज इन यूरिन कलर, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हीमोचूरिया तो नहीं है, हीमोचूरिया अगर होगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होगा, वो नेफ्रिटिक बन जाएगा, बट नेफ्रिटिक में भी सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लॉस हो रहा होता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी सम टाइम्स रेयरली एडीमा हो जाता है। सो एक डिफरेंशियल आपका वो भी रहेगा। सो आपने हीमोचूरिया पूछ लिया, आपने यूरिन आउटपुट पूछना है वो कम हुई है या नहीं, ठीक है। वो भी आपको किडनी फंक्शन को बताएगी, क्योंकि जब किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होगा तभी प्रोटीन लॉस होगा और तभी एडीमा डेवलप होगा। फिर आपने पूछने हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, वो क्या क्या होते हैं। डिसयूरिया, पेन तो नहीं होती ऑन यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग गया है आपको, क्या रात को बार बार उठना पड़ता है, अर्जेंसी मतलब कि आपको जो है वो एकदम से जो है आपको वॉशरूम जाना पड़ता है और वॉशरूम जाने से पहले ही कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसको अर्जेंसी कहते हैं। ये आपने इसी तरह से सवाल पूछना है कि वॉशरूम के लिए आप उठते हैं तो जाने से पहले तो नहीं कपड़े ख़राब हो जाते। और इनकॉन्टिनेंस आपने पूछनी है कि इनवॉलंट्री आपका यूरिन ड्रिबल तो नहीं करता, या लीक तो नहीं होता रहता, कपड़े गंदे तो नहीं होते रहते वैसे रूटीन में, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना पॉलीयूरिया, या बहुत ज़्यादा तो नहीं आता यूरिन, या बहुत कम तो नहीं आता, ये पूछना है। और उसके साथ फ्लैग पेन या सुप्राप्यूबिक पेन का पूछना है। ये चीज़ें पर्टिकुलर हैं इन केस ऑफ नेफ्रोटिक्स में। बाकी आपने जो सिस्टमिक हिस्ट्री है वो वैसे ही लेनी है, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, वो सारी वैसे ही लेनी है जैसे एक आपने जो टेम्पलेट पढ़ा हुआ है। ये चीज़ें जो हैं जो इस चीज़ में लाजमी पूछनी है। उसके बाद बताया हुआ है कि जी डेफिनेशंस बताई हुई है, पॉलीयूरिया क्या होता है, ओलिगयूरिया क्या होता है, एनयूरिया क्या होता है, ठीक है। पॉलीयूरिया होता है बहुत ज़्यादा यूरिन आना, नॉर्मल यूरिन आउटपुट 500 ml पर डे के हिसाब से, वैसे रेंज होती है 500 to 1500, बट इससे कम होगी 500 से तो ओलिगयूरिया कहेंगे, बिल्कुल ही नहीं आ रहा यूरिन तो एनयूरिया कहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे 3 to 3.5 लीटर तक आ रहा है, तो फिर हम उसको पॉलीयूरिया कहेंगे, ठीक है। ये सवाल थे जो आपने रीनल सिस्टम को चेक करने के लिए पूछे। अब इसमें से अगर उसका एडिमा किसी रीनल कॉज की वजह से है तो उसमें ये वाले सिम्टम्स में से आपको मिलेंगी, फाइंडिंग्स मिलेंगी। उसको फ्रॉदी यूरिन भी होगा, उसको यूरिन कलर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। पॉलीयूरिया या ओलिगयूरिया में से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें से फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, आपके माइंड में आ जाएगा कि इसके रीनल में मसला चल रहा है, अच्छा ये हो सकता है, इसकी वजह से एडिमा हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम है CVS, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। अब उसमें कौन सा डिजीज़ है, क्रोनिक हार्ट फेलियर रिलेटेड सिम्टम्स आपने पूछने हैं, क्योंकि क्रोनिक हार्ट फेलियर इज़ ओनली कंडीशन जिसमें आपका जो है वो हार्ट काम नहीं करेगा, सिस्टमिक वीनस प्रेशर बढ़ेगा। जब वीनस प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ेगा, ब्लड का जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्लाज्मा लीक करने लग जाएगा इंटरस्टिशन के अंदर, उससे भी एडिमा हो सकता है। सो उसमें आपने क्या सवाल पूछने हैं जब आप CVS सिस्टम को चेक कर रही हैं, तो उसमें आपने पूछना है ऑर्थोपनिया आपको होता है। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि सीधे लेटने पर सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। और जब आप उठ के बैठते हैं तो क्या वो बेहतर हो जाता है, ये चीज़ आपने पूछनी है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो उसका मतलब उसको ऑर्थोपनिया है। चेस्ट पेन की हिस्ट्री लेनी है कि सीने के दरमियान दबाव या भारीपन महसूस होता है, या दर्द होती है, या पहले कभी आपको हार्ट अटैक आया है, ठीक है। पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन का एहसास बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, या मुख्तलिफ तरीके से होता है, स्वेटिंग का थोड़ा चलने से या वॉशरूम जाने से भी पसीना आ जाता है, या कुछ फासला तय करने के बाद टांगों की दर्द की वजह से आपको रुकना पड़ता है। दिस इज़ क्लॉडिकेशन हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। अगर पेशेंट को क्रोनिक हार्ट फेलियर की वजह से एडिमा हुआ है तो उसकी ये वाली फाइंडिंग्स पॉजिटिव होंगी। एज अ फिजिशियन अब आपको अगर पता होगा कि हार्ट की वजह से भी एडिमा हो सकता है तो आप ये सवाल पूछेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से भी हो सकता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो फिर आप जो है वो ये चीज़ मिस कर देंगे और हो सकता है उसको इसी वजह से हो, तो फिर आपका डायग्नोसिस पूरा गलत हो गया।
ठीक है। सो ये बेसिक नॉलेज की सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद हमने बात की कि लिवर हेपेटिक सिस्टम की वजह से भी एडिमा हो सकता है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो लिवर से बन रही है। अब अगर लिवर का फंक्शन ख़राब है, CLD है, हेपेटिक फेलियर का पेशेंट है, तो उसको वो बनाएगा नहीं एल्बुमिन। जब बनाएगा नहीं तो उसमें ऑनकोटिक प्रेशर फिर से कम हो गया और एडिमा हो गया। सो आपने अब लिवर को असेस करना है, उसके लिए भी अब पेशेंट का नज़र तो नहीं आ रहा आपको लिवर की वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको असेस करने के लिए आप उससे कुछ सवाल पूछेंगे। वो क्या सवाल होंगी? आपने पूछना है आँखों में पीलाहट आपकी आई है, या आपकी आंखों में पीलाहट है, आपने महसूस की है, या आपको आपकी माजी में कभी पीला या काला यरकान हुआ था, ठीक है, या आप कभी कोमे में गए थे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री, सिरोसिस की हिस्ट्री, मरीज़ पिछली बार कितनी दफ़ा और कब कब बेहोश हुआ। सिरोसिस की हिस्ट्री कैसे लेनी है? पिछले चंद दिनों में पेट में पानी पड़ा है या पेट फूला है, ये चीज़ पूछनी है। या क्या आपकी तली बड़ी हुई है, स्प्लीनोमेगैली, ये एसोसिएटेड होता है विद हिपैटोमेगैली। और इसके अलावा आपने पूछना है कि मलेना होता है फाउल स्टिकी ब्लैक टारी स्टूल रिलेटेड क्वेश्चंस। उसमें आपने क्या पूछना है, क्योंकि लिवर फेलियर के पेशेंट के अंदर ये भी होता है। तो क्या मरीज़ ने पिछले चंद दिनों में उल्टी में खून देखा, या स्याह रंग का कोल तार या लुक की तरह का काला पैखाना किया है, ठीक है, या जिसको फ्लश करने में मुश्किल होती हो, स्टीयटोरिया, तो आपने क्या ऐसा पैखाना किया है? तो अगर पेशेंट के अंदर ये वाली फाइंडिंग्स हैं तो इसका मतलब उसको CLD या सिरोसिस की वजह से एडिमा हो सकता है, ठीक है। फिर और क्या रीज़न हो सकती है? GIT रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि एडिमा कॉज करी हो। वो कैसे? अगर पेशेंट डाइट में ही एल्बुमिन नहीं ले रहा, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, तो हो सकता है। सेकेंडली, अगर वो ले रहा है और उसको कोई मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वो एल्बुमिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, तब भी उसको एल्बुमिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसको एडिमा डेवलप हो जाएगा। अब ये देखें, ये एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है पूरी सिम्टम का कि आपको इस सिस्टम से सवाल पूछना है। अब GIT रिलेटेड क्या सवाल पूछेंगे? तो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? डायरिया और वेट लॉस, वो आपने पूछने हैं। क्या आपको पतले पैखाने तो नहीं आते? फिर आपने डायरिया की हिस्ट्री लेनी है। उनमें खून तो नहीं आता? कब कब आते हैं? खाने के बाद आते हैं, खाने से पहले आते हैं, खाना ना खाने से ठीक हो जाते हैं, ठीक है, या आपने इसकी कोई दवाई ली है, ये सब कुछ। वेट लॉस, क्या आप पिछले दिनों आपका कुछ वज़न कम हुआ है? क्या आपने वज़न चेक करवाया है? अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है? ये सब कुछ। भूख में कमी या शिद्दत, उसका भी सवाल पूछना है। तो ये मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। उसके बाद है एंडोक्राइन रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर एडिमा। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हैं जो स्वेलिंग, बॉडी स्वेलिंग्स कॉज करते हैं, लाइक कुशिंग सिंड्रोम। उसमें फिर आप एसोसिएटेड फेशियल पफिनेस पूछेंगे। आपका मुंह तो नहीं फूल गया पहले कैसा था, या आपकी गर्दन पे या आपके पेट के ऊपर निशान तो नहीं पड़ गए? कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में स्ट्राया मिलेंगे आपको। और हाइपोथायराइड में आप साथ पूछेंगे, हाइपोथायराइड में भी एडिमा हो जाता है, तो आप उसके साथ पूछेंगे कि आपको पसीने तो नहीं आते, या आपको जो है बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं लगती, आपका वज़न कम हुआ है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी इन केसेस ऑफ फीमेल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं। अब एक कंप्लेंट थी और हमने उसमें से कितने सिस्टम्स को इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। दिस इज़ फॉर बॉडी स्वेलिंग्स ओनली, बाकी सारी हिस्ट्री वैसे ही रहेगी। ये सवाल हैं जो आपने लास्ट में पूछने हैं एडिमा की हिस्ट्री के अंदर, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीमोचूरिया।